स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका भी नाम है गृह बीजाणु जनन एवं मादा यूकोद्भिद का परिवर्तन। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं गृह बीजाणु जनन क्या है, यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसको समझते हैं सबसे पहले गृह बीजाणु जनन की प्रक्रिया है क्या। बीजांड में गृह बीजाणु मात्र कोशिका से गृह बीजाणु बनने की प्रक्रिया गृह बीजाणु जनन कहलाती है। यानी कि यह प्रक्रिया कहाँ होती है? मादा जननांग पार्ट के बीजाणु में। बीजांड में गृह बीजाणु मातृ कोशिका से गृह बीजाणु बनने की प्रक्रिया बीजांड में गृह बीजाणु मातृ कोशिका से गृह बीजाणु बनने की प्रक्रिया गृह बीजाणु जनन यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाती है। अब देखिए, जिस समय बीजाणु बन रहा होता है, यानी कि गृह बीजाणु जनन आप समझ सकते हैं कि गृह बीजाणु मातृ कोशिका से गृह बीजाणु का निर्माण होगा। यानी कि इस गृह बीजाणु मातृ कोशिका से गृह बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया है वह हमारी कहलाती है गृह बीजाणु जनन। अब जब बीजांड बन रहा होता है, उसी समय पर बीजांड काय की हाइपोडर्मिस की कोशिका, कोई भी एक कोशिका आकार में वृद्धि कर एवं स्पष्ट केंद्रक तथा सघन जीव द्रव्य युक्त होकर के आकार में वृद्धि करती है, यानी कि बड़ी हो जाती है एक कोशिका किसकी? बीजांड काय की। बीजांड काय की कोशिका बीजांड काय की कोशिका वृद्धि कर स्पष्ट केंद्रक युक्त एवं सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाती है। उस कोशिका को हम कहेंगे प्रप्सु आरंभक। क्या कहलाती है वह कोशिका? वह कहलाती है प्रप्सु आरंभक। कौन सी कोशिका है ये? इस बीजांड काय की। इस बीजांड काय की कोशिका है जो आकार में इसने वृद्धि करी अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा, और स्पष्ट केंद्रक हुआ इसका, और सघन जीव द्रव्य हो गया। इसको हम कहते हैं प्रप्सु आरंभक। अब इस प्रप्सु आरंभक कोशिका में परिणत विभाजन होता है। प्रप्सु आरंभक कोशिका में परिणत विभाजन होता है, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। दो प्रकार की कोशिकाएं बनी, प्राथमिक द्वितीय कोशिका और दूसरी है प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। अब प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका आगे विभाजित नहीं होगी, यानी कि अब यह विभाजन नहीं करेगी, जबकि प्राथमिक द्वितीय कोशिकाएं या तो अविभाजित ही रहेगी, अन्यथा विभाजन कर भी सकती। और जब ये विभाजन करेंगी उसके पश्चात ये वृत्तियों का निर्माण करेंगी, क्योंकि क्या है? वृत्तीय कोशिकाएं हैं जो वृत्ति का ही निर्माण करेंगी। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका आगे जाकर के विभाजन नहीं करती है, यह
गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के रूप में ही कार्य करती है, यानी कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं आगे विभाजन नहीं करती और गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के रूप में कार्य करती है, जिससे अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात गुरु बीजाणु बनते हैं, यानी कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं जो कि विभाजन नहीं करती हैं और गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के रूप में ही कार्य करती हैं, उनसे अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। देखिए गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कैसी है, द्विगुणित कोशिका है ये। अब इस कोशिका में मियोसिस हुआ, जिससे चार लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे याद रखेंगे, एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, यानी कि एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिन 4 में से 3, ये जो 3 है ये नष्ट हो जाते हैं। चार गुरु बीजाणु बने, इसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, केवल एक ही क्रियाशील रहता है। क्रियाशील गुरु बीजाणु केवल एक ही 4 गुरु बीजाणुओं में से एक ही गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है, जो निभाग से की ओर होता है। किधर होगा ये, निभाग से की ओर। बीजाणु में आपने देखा था कि ऊपर अध्यावरण जहां से निकल रहे थे वह भाग निभाग भाग था, और उसके ठीक नीचे की ओर बीजांड द्वार भाग था। तो यह गुरु बीजाणु जो भी क्रियाशील है वह कहाँ होगा, निभाग सिरे की ओर। अब देखिए, अब ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है ये आगे जाकर के भ्रूण कोश में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार के भ्रूण कोश परिवर्तन को, यानी कि जो भ्रूण कोश परिवर्तन हो रहा है इस एक क्रियाशील गुरु बीजाणु से, कि एक क्रियाशील गुरु बीजाणु क्या बन जाएगा, इससे भ्रूण कोश। एक क्रियाशील गुरु बीजाणु से क्या बन गया, भ्रूण कोश का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार के भ्रूण कोश के परिवर्तन को एक क्रियाशील गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का निर्माण हुआ। इस प्रकार के भ्रूण कोश परिवर्धन को एक बीजाणु भ्रूण कोश परिवर्धन या पॉलीगोनल प्रकार का भ्रूण कोश परिवर्धन कहते हैं।
यानी कि इस प्रकार का जो भ्रूण बनता है उसके उस डेवलपमेंट या परिवर्धन को एक बीजाणु भ्रूणकोश परिवर्धन या पॉलीगोनल प्रकार का भ्रूणकोश परिवर्धन कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के परिवर्धन को सबसे पहले पॉलीगोनल नामक पादप में खोजा गया था स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक द्वारा। यानी कि स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने पॉलीगोनल पादप में इस प्रकार के परिवर्तन को देखा था, इसीलिए इसको पॉलीगोनल प्रकार का भ्रूणकोश परिवर्धन या एक बीजाणु भ्रूणकोश परिवर्धन कहते हैं। एक बीजाणु क्यों कहा? क्योंकि एक ही क्रियाशील भ्रूण बीजाणु था जिससे भ्रूणकोश का निर्माण हो रहा है। अब देखिए, इस क्रियाशील भ्रूण बीजाणु को इस क्रियाशील भ्रूण बीजाणु को मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रथम कोशिका माना जाता है। मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रथम कोशिका क्या है? क्रियाशील भ्रूण बीजाणु। और इससे क्या बनेगा? भ्रूणकोश। और इस भ्रूणकोश को ही क्या कहा जाता है? मादा युग्मकोद्भिद। यानी कि इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही कहा जाता है मादा युग्मकोद्भिद। अब इसके बाद आप नेक्स्ट समझेंगे मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन। यानी कि अब तक आपने जाना कि मादा युग्मकोद्भिद किससे बना? क्रियाशील भ्रूण बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणकोश बना। अब हम इसका परिवर्तन किस प्रकार होता है इसको समझेंगे। देखिए, अब भ्रूण बीजाणु जन्म के बाद अब हम समझेंगे अपना मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन किस प्रकार होता है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए, यह है क्रियाशील भ्रूण बीजाणु। ये क्या है? क्रियाशील भ्रूण बीजाणु। अब इस क्रियाशील भ्रूण बीजाणु में 3 केंद्रकीय समसूत्रीय विभाजन होंगे। यानी कि क्या होंगे? 3 केंद्रकीय समसूत्रीय विभाजन। माइटोसिस पहला क्या होगा? केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन, इसका ये केंद्रक है, तो केंद्रक विभाजन से 2 केंद्रक निर्मित होंगे। केंद्रक विभाजन हुआ जिससे 2 केंद्रक निर्मित हुए, 1 से 2, एक केंद्रक ये, एक दूसरा। अब सेकंड माइटोसिस होगा, वो भी क्या होगा? केंद्रक विभाजन उसमें, तो 2 से 4 केंद्रकों का निर्माण होगा। 2 से 4 केंद्रकों की फॉर्मेशन हुई। उसके बाद माइटोसिस थर्ड होगा। माइटोसिस थर्ड, जिसमें भी क्या होगा? केंद्रक
इस केंद्रक विभाजन से क्या होगा, 4 से 8 केंद्रकों का निर्माण होगा। क्रियाशील गुरु बीजाणु में 3 केंद्रकीय समसूत्री विभाजन हुए, पहला समसूत्री विभाजन, दूसरा और तीसरा। तो इन तीनों समसूत्री विभाजनों में केंद्रक का विभाजन हुआ, जिससे 1 से 2, 2 से 4 और फिर 4 से 8 केंद्रों पर निर्माण हुआ, जो 2 सिरों पर व्यवस्थित हो गए। यह सिरा है इसका निभाग सिरा, और यह सिरा होगा इसका बीजाणु द्वार सिरा। आठों केंद्रकों में से 4 केंद्रक निभाग सिरा एवं बीजाणु सिरा पर व्यवस्थित हो गए। देखिए, इन दोनों सिरों पर उपस्थित 4 केंद्रकों में से एक ध्रुवीय केंद्रक होता है, जो कि मध्य में आकर स्थित हो जाता है और उसके मिलने से द्वितीय केंद्रक का निर्माण होता है। यानी कि इन 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक क्या है, ध्रुवीय केंद्रक है, जो यहाँ है। अब इस 4 में से एक ध्रुवीय केंद्रक यहाँ से आएगा, तो ये हो गए 2 ध्रुवीय केंद्रक और 3 केंद्रक यहाँ व्यवस्थित रह गए और 3 केंद्रक यहाँ पर। अब इन केंद्रकों के मिलने से द्वितीय केंद्रक का निर्माण होगा, निषेचन से ठीक पहले द्वितीय केंद्रक बनेगा यहाँ पर। तो ये निभाग सिरे पर कितने रह गए, और यहाँ 3 केंद्र, जो हो गया आपका निभाग सिरा, और दूसरा बीजाणु द्वार सिरा। 3 केंद्रकीय समसूत्री विभाजन के पश्चात ये संरचना आपको मिली, जिसमें से 3 केंद्रक निभाग सिरे की ओर व्यवस्थित हैं और 3 बीजाणु द्वारीय सिरे की ओर है, और बाकी के जो 2 केंद्रक बचते हैं वो कहलाते हैं आपके ध्रुवीय केंद्रक। इन ध्रुवीय केंद्रों को मिलने से द्वितीय केंद्रक का निर्माण होता है। इसके पश्चात अब होगा कोशिका द्रव्य विभाजन, यानी कि भित्ति का निर्माण होगा। अब यहाँ क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन। अब कोशिका द्रव्य विभाजन से भित्तियों का निर्माण होगा, जिससे कोशिकाएं बन जाएंगी। तो 3 कोशिकाएं निभाग सिरे की ओर निर्मित हुई और 3 कोशिकाएं बीजाणु द्वारीय सिरे की ओर निर्मित हुई, और ये रहे अपने ध्रुवीय केंद्र। कब हुआ, जब कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ, इससे भित्ति निर्माण हुआ। तो निभाग सिरे की ओर ये है निभाग सिरा, इसमें 3 कोशिकाएं बनी, और इन कोशिकाओं को आप कहेंगे प्रतिमुखी कोशिकाएं। निभाग सिरे की ओर की कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। अब 3 कोशिकाएं यहाँ पर, ये कौन सा सिरा है अपना, बीजाणु द्वारीय सिरा। इस बीजाणु द्वारीय सिरा की ओर भी 3 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। बीजाणु द्वारीय सिरे की ओर भी क्या रहेंगी, 3 कोशिकाएं उपस्थित रहेंगी, और इन कोशिकाओं को कहते हैं अंड समुच्चय। अंड समुच्चय में जो मध्य की कोशिका है वह कहलाती है अंड कोशिका, यानी कि ये अंड समुच्चय है और इसमें 3 कोशिकाएं हैं, जिसमें से मध्य वाली कोशिका है आपकी अंड कोशिका। और बाकी की ये 2 जो कोशिकाएं हैं, यह है आपकी सहायक
कोशिकाएं। अंड कोशिका जो मध्य में स्थित है, और ये दोनों हैं सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं निषेचन में सहायता करती हैं, और जो मध्य में है अंड कोशिका, इसी से नर युग्मक आकर के मिलता है। तो ध्रुवीय केंद्रक किसका निर्माण करेंगे? द्वितीय केंद्रक का। अब आप देखेंगे ये जो मध्य की कोशिका है, जिसे हम कहते हैं केंद्रीय कोशिका। तो देखिए इस परिपक्व भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं हैं? 3 कोशिकाएं ये, और एक केंद्रीय कोशिका, 4 और 3 7। तो ये जो भ्रूणकोश है 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रीय, 3 और 3 6 और 2 8 केंद्रीय संरचना है। यह भ्रूणकोश 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रीय संरचना है। इसका विकास यानी कि परिवर्धन किस प्रकार हुआ वो आप समझ चुके हैं कि इस क्रियाशील गुरु बीजाणु में 3 केंद्रीय समसूत्री विभाजन हुए, जिसके पश्चात 2 से 4 और 4 से 8 केंद्रों का निर्माण हुआ, जिसमें से जो ध्रुवीय केंद्रक थे वे मध्य में आ गए, और जो आगे निषेचन से ठीक पूर्व क्या बनाएंगे? द्वितीय केंद्रक। जब भित्ति निर्माण हुआ जिससे 7 कोशिकाएं निर्मित हुई और 8 केंद्रक मिले इस परिपक्व भ्रूणकोश में। अब एक महत्वपूर्ण चीज आप समझ लीजिए। पहला पॉइंट आपने ये जाना कि 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रीय संरचना है भ्रूणकोश। अब इस भ्रूणकोश में केवल केंद्रीय कोशिका ही द्विगुणित होती है, ये आप समझिए। टोटल 7 कोशिकाएं हैं, 7 में से केवल केंद्रीय कोशिका ही कैसी है? द्विगुणित है। बाकी की जो 6 कोशिकाएं बचती हैं वे सारी कैसी हैं? हैप्लॉइड कोशिकाएं हैं, यानी कि एगोनिक कोशिकाएं। तो विद्यार्थियों ये अपना था फीमेल डेवलपमेंट इस प्रकार होता है। ये प्रोसेस पूरा कहाँ चल रहा है? मादा युग्मकों के परिवर्तन का विकास कहाँ हो रहा है? बीजांड में। बीजांड में क्या चीज है महत्वपूर्ण पार्ट? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश का परिवर्तन कहाँ होगा? बीजांड में। तो ये उसका प्रक्रम था, किस प्रकार ये होता है। आज का टॉपिक ये है अपना, और मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक्स। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।